नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम खास मुद्दे में कांग्रेस संगठन को लेकर बात करेंगे। राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ में कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मीटिंग ले चुके हैं और जो राहुल गांधी पहली बार गांधी परिवार में से कोई पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चंडीगढ़ ऑफिस में आए, अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसके बैकड्रॉप में जो बात है, जो मसला है, वो पिछले 11 साल से जो संगठन हरियाणा प्रदेश का नहीं बना है, उसको लेकर के विस्तृत चर्चा हुई है। 11 साल संगठन नहीं बना तो अब इसी महीने 30 जून की डेडलाइन राहुल गांधी देकर गए हैं। क्या इस डेडलाइन पर हरियाणा कांग्रेस कमेटी खरी उतर पाएगी या नहीं? दो बातें जो सबसे मुख्य रही, पूरी हाईलाइट रही पूरे इवेंट की, कांग्रेस में अब गुटबाजी नहीं चलेगी। और दूसरी जो हाईलाइट है, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी जब संगठन बनाया जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जो राहुल गांधी हरियाणा के चंडीगढ़ में मीटिंग लेने आए हैं, इसके क्या मायने हैं और भविष्य में हरियाणा कांग्रेस किस दिशा में चलने वाली है। तो ओपी जी देखो, वैसे देखा जाए तो 11 साल यानी कि 1 दशक से भी ज़्यादा एक ऐसी पार्टी जो अपना ही संगठन नहीं बना पाई, और उसके पीछे कारण सिर्फ एक गुटबाजी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हरियाणा में कई बार राज किया है। 2004-05 से लेकर के 2014 तक लगातार 2 टर्म राज किया है। एक बार फुल मेजोरिटी की सरकार थी, दूसरी बार 5 जो विधायक थे उनके बल पर उन्होंने सरकार चलाई। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के जो कलोई से जो कई बार विधायक बन चुके हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। तो गुटबाजी पहले भी थी, 11 साल भी थी, और अब गुटबाजी को लेकर के ही सबसे बड़ा। तो ये गुटबाजी सॉल्व होगी कैसे? सतसिंह जी, वैसे तो कांग्रेस के ना कल्चर में ही गुटबाजी है। आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा कर देख लीजिए, पहले से लेके आज तक गुटबाजी ही कांग्रेस में कभी ख़त्म नहीं हुई है। हर स्टेट में, सेंटर में नेताओं की धड़ेबाजी होती है, और उसी नेताओं की गुटबाजी के चलते कांग्रेस अपनी इसको ना स्ट्रेंथ मानती थी पहले, कि ये जो नेता एकजुट हो जाएंगे तो हो सकता है कि जनता आपस में नेताओं को एक नेता के छत्र के नीचे नहीं आना चाहेंगे, वो सभी नेताओं के वर्कर, तो ये गुट बने रहते थे। पहले आप बात करोगे, कभी देवीलाल भी कांग्रेस में ही होते थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा भी कांग्रेस में होते थे, बंसीलाल भी कांग्रेस में ही थे, भजनलाल भी कांग्रेस में ही थे, चौधरी शेर सिंह भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, प्रोफेसर शेर सिंह। आप बीरेंद्र सिंह डूमरखा की बात करेंगे, राव इंद्रजीत की भी बात करेंगे, किसी भी नेता की, आप हरियाणा की भी बात करोगे। वैसे तो देश में आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो नेताओं की गुटबाजी आप देखने को मिलेगी, लेकिन हरियाणा की भी जो मैंने जितने नेताओं के नाम लिए, ये सभी के अपने अपने गुट थे। और इन्हीं गुटबाजी के चलते कांग्रेस सत्ता में रहती थी। हालांकि नेशनल पार्टियां जब नहीं थी, बीजेपी का कोई ज़्यादा सा जनाधार नहीं था कहीं पे भी, तो क्षेत्रीय ही पार्टियाँ रहती थी और उनसे पार पा के कांग्रेस सत्ता में रहती थी। अब बीजेपी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो अब इस गुटबाजी का फ़ायदा उठा के और बीजेपी इन्हीं को मात देने लगी है। बीजेपी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी का फ़ायदा बीजेपी हरदम उठा जाती है। अब देखिए हरियाणा का, देखिए अब अक्टूबर में चुनाव के परिणाम आए, पूरे प्रदेश का माहौल क्या था सबको पता है। आज कोई कुछ भी कहे, प्रदेश का माहौल एंटी बीजेपी था। एंटी बीजेपी नहीं, ये सभी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। नहीं, मैं एंटी बीजेपी था, तो ऑप्शन कांग्रेस के अलावा कोई था नहीं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी एंड नेशनल लोकदल का कोई हवा नहीं थी। हाँ, कोई चर्चा भी नहीं थी चुनाव में, तो क्योंकि वोट परसेंटेज भी देख लीजिए, मतलब थे मैदान में, लेकिन नहीं के बराबर ना थे। के बराबर थे। तो ये मानिए कि कांग्रेस की गुटबाजी, तो जैसा आपने कहा, ये
शुरुआत से रही है और उसके पीछे एक स्ट्रेटजी रही है कि हमें समाज के हर सेक्शन से हर वोट जाति चाहिए, का, हर क्षेत्र एक का, कास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, हर चीज का वो फायदा लेकिन उठाते हैं। अब वही चीज़ जो उनकी स्ट्रेंथ थी वीकनेस बन गई है। कांग्रेस के अंदर नेता ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मिला ना मिले, मेरे राइवल को नहीं मिलना चाहिए, चाहे पार्टी दूसरी की आ जाए। तो आप ही देखिए, वैसे हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, इसमें 2-3 90 गुट हैं, विधानसभा है, 10 लोकसभा सीटें हैं। 2-3 गुट हैं जो मेजर ग्रुप हैं, 2-3 नहीं, गुट गुट तो पहले कई थे, अब 2-3 अब गुट, 2-3 अब तो 2 ही गुट बचे हैं वैसे देखा जाए सिमट तो। करके हुड्डा एंटी हुड्डा। बस अब एंटी हुड्डा में 3-4 नेता आ जाते हैं, हाँ, और उनके कोई अपने अपने अलग नहीं है 3-4 कुछ। नेता ही अपने आप में जो हैं वो सीनियर पोजीशन पे हैं, खैर वो सबको पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी के तेवर जो उन्होंने अब अख्तियार किए हैं, देखो उन्होंने कहा है कि किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, गुटबाजी नहीं चलेगी, लेकिन सिर्फ इतना भर कहने से ये अपने आड़े मान जाएंगे। लेकिन सत्य सिंह जी, वो जो राहुल गांधी ने आपने बताई 2 बात कि गुटबाजी नहीं चलेगी, सिफारिश नहीं चलेगी, इस बात का तो खंडन हरियाणा के जो प्रभारी है बीके हरिप्रसाद, वही करके चले गए। कैसे? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें गुटबाजी से कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के साथ रहें, गुटबाजी बना के रहे, लेकिन काम में बाधा ना डालें। जब गुटबाजी रहेगी तो काम में बाधा क्यों नहीं आएगी? नहीं, राहुल गांधी ने भी ये बात क्लियर की है कि भाई गुटबाजी के कारण पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा वो मानते हैं ना कि गुटबाजी के रखो भाई अपनी, लेकिन काम में गुटबाजी से यहाँ शायद ये भी तात्पर्य हो सकता है कि देखो ऐसा है कि जो भी वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, उनका अपने नेता को आगे बढ़ाना, उनको मंत्री सीएम बनना देखना चाहते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो कांग्रेस हाईकमान चाहती है ना कि गुटबाजी बनी रहे, नेताओं के अपना अपना जनाधार, अपना अपना रुतबा रहे, गुट तो रहे ना, रुतबा बना रहे उनका, गुट रहे, गुटबाजी ना हो। हाँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों भाई, जो गुट बन गया, गुट नहीं है। अब देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है आज हरियाणा में सबसे बड़े नेता है, सबसे ज़्यादा विधायक चुन के उनके आए, सबसे ज़्यादा संगठन में उनकी दावेदारी रही है, सबसे ज़्यादा पर्यवेक्षक उनके बने हुए हैं। कुमारी शैलजा की बात करें, कुमारी शैलजा का उतना संगठन में, उतना पर्यवेक्षक बनवाने में, उतना अपने इलाके में वर्कर उनके पास उतना नहीं है। रणदीप सुरजेवाला तो बिल्कुल बहुत ही समझदार सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, वो ना इस गुट में दिखते ना उस गुट में दिखते, और जब भी मौका दिखता है तो दोनों गुटों के साथ भी हो जाते हैं। अब बीरेंद्र सिंह डूमर का अपना देख चुके हैं कि भाई अपने दम पे वो क्या करवा सकते हैं। वो तो राजनीतिक संन्यास भी ले चुके हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या है उनका, उनको भी छोरे को सेट करना है, बस लड़के को सेट करना था। सांसद से विधायक के चुनाव पे आए, विधायक भी नहीं बनवा पाए, तो वो अब देख चुके हैं कि भाई उनके अपना जो हाथ पल्ला उनके कुछ है नहीं। वो तो अब कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, कांग्रेस की जो रीति नीति है, उसी के साथ आगे बढ़ के कामयाब हो सकता है उनके बेटा, वैसे नहीं होगा। तो अब ये जो गुटबाजी की बात है, तो कांग्रेस हाईकमान भी चाहती है गुटबाजी बनी रहे, लेकिन गुटबाजी सार्वजनिक ना हो, पार्टी संगठन के बीच में ही रहे, अंदरूनी चीज़ें रहे, अपने जिला अध्यक्ष बनवाए, लड़ाई लड़े अपने इलाके के लिए, अपने वर्कर्स के लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुटबाजी तो ख़त्म नहीं करवाना चाहते। फैक्शनलिज्म जो है वो हरदम जो सेंटर के अंदर हाई कमांड होता है उसके हित में होती है। जब तक छोटे नेता लड़ेंगे नहीं, तब तक वैल्यू सेंटर वाले की सुलझाने के नाम पे, सहमति करवाने के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, जब तक उसकी चौधर नहीं होगी, तो ये तो पार्टी हाईकमांड का, पार्टी हाईकमान ये भी देखता है कि उनके नज़दीक कौन है, उनके अनुसार कौन चल सकता है, उनके जो हाथ के नीचे कहते हैं हमेशा ही कि हाथ तड़ेगा कौन रह सकता है। नहीं, लेकिन पार्टी हाईकमांड की मजबूरी ये भी है कि भाई जो हाथ तड़े का है उसके पल्ले जनाधार नहीं, जिसके पल्ले जनाधार है वो हाथ तड़ेगा नहीं। जब जिसके साथ पब्लिक होगी वो हाथ तड़े कैसे होगा, क्योंकि जनता उसको हाथ नहीं तो फिर रहने ही देगी ना। तो आप ये देखिए 3 टर्म से कांग्रेस हरियाणा में नहीं आई है। 2014 में हम समझ सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, 15 सीटें आई। फिर आप ये देखिए 31 सीटें
2019 में 31 सीटें, अब 37 सीटें आई। तो इस बार तो आते आते रह गई ना। आप ये मानिए, अगर पार्टी हाईकमान ने फुल फ्लैश्ड इस बार तो हुड्डा साहब को जिम्मेदारी दी थी, तो इसीलिए हुड्डा साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा बनती है। चलो मैं आपकी बात पे ही मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। ये जो 37 सीटें आई है, ये किसके दम पे आई है? क्योंकि आप सवाल तो नहीं, आप एक बताइए कि सेंटर में कांग्रेस का क्या हाल है, अदर स्टेट में कांग्रेस का क्या हाल है। महाराष्ट्र में ये कहते कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है शिवसेना के साथ मिल के। आप राजस्थान में गए थे गहलोत वापस कम बैक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि अब साफ हो गया है, अब की बार बीजेपी नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ में आपने क्या देखा? तो कौन से स्टेट में कांग्रेस की हालत मजबूत है? जो हरियाणा में जो 37 सीटें भी जो आई है, वो किसके दम पे आई है? कांग्रेस के दम पे आई है या किसी नेता विशेष के दम पे आई है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि कांग्रेस हरियाणा की 37 सीटें आई हैं। जब 60 सीटें आ रही थी तो 37 पे कौन लेके आया? सवाल तो देखो ये भी है, सवाल ये भी है। सीटों पे लेके आया तो अब संगठन जो है, कल राहुल गांधी आया, क्या इस पर चर्चा की होगी उन्होंने? नहीं देखो क्या किया क्या नहीं किया, वो हम रिपोर्टर्स को, प्रेस को तो अलाउड था नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, सवाल ये है, जब 60 सीटें आ रही थी तो 37 कैसे रह गई? जब फुल फ्लैश जिम्मेदारी एक बड़े लीडर को दे दी गई और गुटबाजी में कुमारी शैलजा अपने लिए टिकट मांग रही थी कुलाणा से, वो टिकट तक नहीं दी। आप ये देखें, नारनौल से वो अपने खास डॉक्टर अजय के लिए टिकट मांग रही थी, वो नहीं दी। जब आप एक इतने सीनियर नेता को खुद के लिए टिकट नहीं दे रहे हो, वो एक टिकट और मांग रही है, वो नहीं दे रहे हो, और तो उसके बाद आप क्या सोचते हो? लेकिन नेता तो वो भी हैं, लेकिन ठीक है, छोटे कम जनाधार वाले मांगी, जो टिकट नहीं मिली और जो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने किसी वर्कर को दी, वो जीता कि नहीं जीता? आप ये बताइए, 2019 में रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे और ये टिकट मान लीजिए किसी और को दी जाती और वो जीत जाता। आप ये देखिए ना सर, बात ये है कि जब नेता हैं तो उनका जनाधार, उनको पॉपुलैरिटी, उनको अपने एरिया में होल्ड कैसे रखेंगे? हिसार, वो रोहतक की तो टिकट नहीं मांग रही थी, वो तो हिसार एरिया की मांग रही थी। हिसार ही उनकी राजनीति है, सिरसा से अभी वो सांसद है। अगर इतने बड़े नेता को भी आप एक या दो टिकट में भी ओबलाइज नहीं करोगे, नहीं मिली तो उन्होंने अपना बदला उतार दिया चुनाव में, शांत रह के। नहीं तो विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं किया, घर में बैठ गई तो और उसके बाद उन्होंने अपने बयान भी दिए, इंटरव्यू भी दिए, तो कहाँ जाके? आप ये बताइए कि और क्या करें? जब आप किसी को अकोमोडेट करके राजी नहीं, एक टिकट भी देके राजी नहीं हो, तो फिर वो क्या करे? चुप ही तो बैठेंगे। देखो, ये तो हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, क्योंकि असल में कांग्रेस, हालांकि बातें तो सारी असल हैं, पर ये आधिकारिक रिकॉर्ड पे नहीं है। आम चर्चा कांग्रेस में आप किसी भी नेता से बात करोगे, वो कहेगा नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम तो सब एक हैं। खैर, वो तो नेताओं का काम है। लेकिन जो राहुल गांधी, आपने जैसे जिक्र भी किया कि पहली बार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग लेने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में गांधी परिवार पहली बार आया। उस पहली बार आने का ये है कि अब कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 5 साल तक चुनाव हो चुके हैं, 6 महीने जा चुके हैं सर, 8 महीने जा चुके हैं, 4.5 लगा, 4.5 से थोड़ा कम मान लीजिए, 4 लगा लो। और 2027 में तो प्री सीमन आ जाएगा, उसके बाद तो अब 4 साल तक कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव 2029 में होने हैं। तो राहुल गांधी जो आए हैं 4 जून को चंडीगढ़ में, आज जो 17 सीनियर नेताओं की जो उन्होंने मीटिंग ली है, उस मीटिंग का तो बाहर कर कुछ निकल के आया नहीं। लेकिन जो ऑब्जर्वरों की जो मीटिंग ली है बाद में 66, उसमें उनको स्पष्ट ये कहा गया है कि आप लोगों ने किसी नेता विशेष के घर पे चाय नहीं पीनी है, लंच नहीं करना है, किसी के साथ स्पेशल जाके उनको तवज्जो नहीं देनी है, केवल और केवल कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना है। जो जिला अध्यक्ष के नाम सामने आएंगे, 6 लोगों का पैनल बना के कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी को देना है। सर आप ये पहली बात तो ये, आप ये बताइए, मैं बिल्कुल सही कहा। एक चीज़ जो हरियाणा की सभी दीवारों पे लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है, 2024 का परिणाम बता रहा है,
अब फीडबैक की ज़रूरत है। आपको पता है 2024 में जब बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि एंटी माहौल था, उससे अगले दिन ही बीजेपी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी। ये 8 महीने राहुल गांधी कहाँ सो रहे थे? फैक्शनलिज्म कोई नया मुद्दा नहीं है, इसको अब तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं किए? अगर बीजेपी से मुकाबला करना है 2029 में तो इस अप्रोच से बात नहीं बनेगी। हालांकि उन्होंने कुछ ड्यूटियां लगाई हैं। नहीं, अब इस बैठक को आप ना अलग तरीके से आप देख सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, जो पहले क्या होता था कि कोई भी विधायक है, किसी भी नेता का चहेता है, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया, कोई भी नेता है उसको महासचिव बना दिया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया, अब वैसा नहीं ब्लॉक होगा। अध्यक्ष बना दिया। अब वैसा नहीं होगा। अब तो एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया है। अब ये है कि 35 साल से लेके और 55 साल तक जिला अध्यक्ष बनेंगे। जिला अध्यक्ष स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता है, खिलाड़ी भी बन सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी बन सकता है, कोई और भी, कोई आर्टिस्ट बन सकता है, कलाकार बन सकता है, कोई भी बन सकता है। हाँ, तो अब एज होगी ना। अभी तक आप देखोगे, जो अभी तक जिला अध्यक्ष चले हुए हैं, 11 साल पहले जो जिला अध्यक्ष बने थे वो आज भी जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि संगठन नहीं है, लेकिन जिला अध्यक्ष तो वही है जो आखिरी में जो जिसके नाम की चिट्ठी आई थी, उसके बाद तो किसी की आई नहीं है चिट्ठी। तो वो जो थे, उनकी एज आप देखोगे तो उनमें से अधिकतर जो जिला अध्यक्षों की जो एज है वो 55 से पार है। और जो मुख्यमंत्री की दौड़ में उनकी एज, उनकी 70 से पार है। अब ये देखिए ना, देखिए लीडरशिप हरदम ऊपर से शुरू होती है। इस तरह के एग्जाम्पल जो सेट करने होते हैं ऊपर से शुरू होने होते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने ये बात की कि जिला अध्यक्ष के लिए नया क्राइटेरिया बना दिया है, लोकसभा चुनाव में उन्होंने, कांग्रेस ने इसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, एंट्री मांगी थी, फीस वगैरह भरवाई थी, हुआ क्या? जिनको देनी थी उन्हीं को दी। विधानसभा में भी इस तरह का ड्रामा करने की कोशिश अब की। लेकिन जो अब है ना, जो संगठन बनेगा, उस समय भी राहुल गांधी यहीं थे। अब जो संगठन बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, और जो 11 साल बाद, हाँ, जो चीज़ें निकल के सामने आई है, राहुल गांधी और जो सीनियर लीडर आए हुए थे हाई कमान से, उन्होंने बस एक ही बात पे फोकस किया है कि ये जो गुटबाजी के नाम पे जो नेताओं के जो एक दूसरे की शक्ल देख कर राजी नहीं है ना, वो क्या हरियाणा में कि भाई मैं इसकी शक्ल देख कर राजी नहीं हूँ, मेरी शक्ल देख कर राजी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि उन जो नेताओं की जो एक दूसरे की शक्ल देख कर राजी नहीं है, उनको अब साइड में बिठाएंगे सर, और नई लीडरशिप को मौका मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के जिला अध्यक्ष बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुमारी शैलजा की पसंद के नेता जिला अध्यक्ष बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि रणदीप सुरजेवाला की पसंद के जिला अध्यक्ष बनेंगे। अब मुझे ये लगता है कि नई लीडरशिप आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, मुझे लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही आगे करेंगे, और जो भी नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के जाएंगे जिला अध्यक्ष के, चाहे वो 5 बने, 10 बने, 20 बने, जो भी, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद के होंगे। सर, बात पता है, बात सच क्या है? सच ये है, पूरे हरियाणा में सिर्फ एक ही गुट है, बाकी तो बज रहे हैं। तो गुटबाजी जो है ना, एक गुट है, बाकी बज रहे हैं, उनके पल्ले इतना कुछ है नहीं। किताबी बातें, बड़ी सुंदर बातें, कहने कवाने की बातें राहुल गांधी कह के गए हैं, अखबारों में छप गया है, सुर्खियाँ बन गया है। सच ये है, हरियाणा कांग्रेस नहीं बदलने वाली। जो 3 बार सुनहरा मौका, और तीसरी बार का तो बहुत सुना, लोगों ने सब कुछ सजा करके, बिल्कुल थाली सजा करके ऐसे दे दी थी, लो जी। उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। अगर वो चीज़ उनको मोटिवेट नहीं कर पाई, वो चीज़ उनको सुधार नहीं पाई, तो आप लगता है राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, 3 घंटे मीटिंग ली, सब कुछ ठीक हो गया? देखो, अब ठीक तो करना पड़ेगा। हाँ, होना चाहिए, वो एक अलग बात अगर अब भी ठीक नहीं हुआ ना, तो फिर कांग्रेस का यूँ लगाओ कि हरियाणा से बिल्कुल ऐसी हालत हो जाएगी जैसी उत्तर प्रदेश में हो रखी है। उत्तर प्रदेश में आप देखो कांग्रेस की क्या हालत हो रखी है आज के टाइम में। तो वहाँ एक विधायक, एक सांसद को जिताने के लिए कांग्रेस ना सब कुछ झोंक देती है, और वो जीत जाए बेचारा तो उसके ये मानते हैं कि भाई कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब 1-2 की बात वहाँ भी तो राहुल गांधी की, वहाँ भी तो हाई कमांड में वही हैं, पूरे
देश में भी तो वही है ना, 2024 का चुनाव में भी राहुल गांधी सब कुछ थे, प्रियंका गांधी थी, क्या कर पाए? वहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, वहाँ भी सेम व्यक्ति था, हरियाणा के अंदर भी सेम व्यक्ति है, राहुल गांधी तो वही है। देखो, चुनाव उनकी हारने सोच, से उनका किसी भी political नेता acumen- के चुनाव हारने से किसी भी नेता के उसके मजबूत और उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया और जा कैसे सकता। लगता है? आप ये बताइए। एक राजनीतिक व्यक्ति का तो चुनाव जीतने और हारने से तो ताकत का पता नहीं लगता है। संगठन में देखो, हार जीत तो सबकी चलती। देवीलाल जी कितने चुनाव हारे? सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाले नेता है चौधरी देवीलाल। और जननायक रहे, उप प्रधानमंत्री बने, और आज भी उनको ताऊ देवीलाल, जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से जानते हैं। जिस मिट्टी से देवीलाल बने थे उस मिट्टी के हैं। तो हरियाणा की मिट्टी तो एक ही होगी या अलग अलग है? नहीं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी चुनाव हारे ना, बताओ। नहीं, मैं तो ये इस बार की बात कर रहा हूँ ना। इस बार तो सांसद है वो, लीडर नहीं, यहाँ तो सांसद है, लेकिन पिछली बार 2 जगह से चुनाव लड़ा उन्होंने, वायनाड से। और आप ये बताइए कि हरियाणा के नेताओं को लगभग को हम जानते हैं, हमारी फ़ोन पे बातचीत वगैरह होती है, मीटिंग, इस तरह की मीटिंग के बाद जब उनसे बात होती है तो क्या कहते हैं? कितने खुश नज़र आते हैं वो राहुल गांधी से? देखो, हरियाणा के जो नेता है वह नहीं सुध रहे हैं वह। अब आप तो इसी बात से अंदाज़ा लगा लो ना, जब चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है या लोकसभा का चुनाव आता है, तो राहुल गांधी की जनसभा करवाने के लिए कोई नेता तैयार नहीं होते। तो वहाँ वही करो ना, वहाँ कहते हैं हमें तो गुट एक ही है ना, हमें तो चाहिए भाई, ये चाहिए, ये नेता चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहिए। हरियाणा में एक ही गुट है, बाकी तो बाज रहे हैं। तो एक गुट, अब इस गुट को कैसे इग्नोर भी तो कैसे दूसरे कर सकते गुट को आप जिम्मेदारी दो, दिल्ली में एक रैली करवाओ, बंदे भेजो, आपने पता लग जाएगा। हरियाणा रोहतक के अंदर या यही तो कह रहा हूँ ना, हिसार के अंदर देखो, आप जिस नेता के साथ पब्लिक है उस नेता को कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। इग्नोर करेगी तो पार्टी खत्म हो जाएगी वहाँ से। तो फिर वो राहुल गांधी की जो बात है, गुटबाजी खत्म करो, किसी की सिफारिश नहीं मानी जाएगी, अगर उस नेता की सिफारिश नहीं मानी जाएगी जिसके पीछे जनता है, जनता का समर्थन तो है, राहुल गांधी सिफारिश की तो कहिए कि सिफारिश मत मानो, लेकिन आप ये बताइए, जिस नेता का जनाधार है प्रदेश में, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं को आपने, वहाँ के 100 कार्यकर्ताओं को बुलाया, 50 कार्यकर्ताओं की आपने रायशुमारी की। पर्यवेक्षकों का काम यही तो है ना, ऑब्जर्वर का। और 50 कार्यकर्ताओं में से वो फीडबैक ही तो लेंगे कि भाई आपके यहाँ से जिला अध्यक्ष कौन बनना चाहिए। तो जब उनके वर्कर 50 में से 40-35 वर्कर किसी एक ही नेता का नाम लेंगे कि भाई मेरे को तो सतसिंह को जिला अध्यक्ष बनवाना है, मेरे को तो ओपी वशिष्ठ को जिला अध्यक्ष बनवाना है, मेरे को तो फला आदमी को अध्यक्ष बनवाना है, तो पर्यवेक्षक किसका नाम देंगे लिस्ट में? अब जनाधार की बात करें ना, अब जो नेता, अब उसमें सिफारिश कहाँ से आ गई जब कार्यकर्ताओं ने नाम ही सजेस्ट कर दिया। फिर राहुल गांधी ने ये कहा कि कोई खिलाड़ी को भी मौका मिल सकता है, उस खिलाड़ी का नाम ही कोई नहीं लेगा तो फिर वो बनेगा कैसे? अभी देखिए ना, उस खिलाड़ी का नाम लेने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। तो किसी जिले में तो खिलाड़ी भी होगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी, उसकी तो कोई टीम नहीं है। नहीं, किसी जिले में तो खिलाड़ी, देखो ये टीम वाले नेता नहीं है। जिला अध्यक्ष कौन बनेगा? बड़े नेता के आशीर्वाद से बनेगा। ये आप किसी भी जिले में जाइए, जिले का अध्यक्ष वही बनेगा जो उसका नेता चाहेगा। अब जो नेता जिसका चाहेगा, अब नेता ने ये कह दिया कि भाई ये कार्यकर्ता वहाँ पे गए हैं और इसमें जिला अध्यक्ष जो है ये फला खिलाड़ी है, इंटरनेशनल है, इसको बनवाना है। अब जैसे बजरंग पूनिया की हम एक एग्जाम्पल, आप खिलाड़ी का जिक्र आया है, बजरंग पूनिया गांधी फैमिली के भी नज़दीक है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उनको, ज़मीन पे तो मजबूत नहीं है ना, लेकिन नेता का हाथ तो उनके ऊपर हो सकता है। फिर वो पॉलिटिक्स बदली कैसे? आपने कहा कि आप जाके फीडबैक लेके आइए, फीडबैक के अंदर देने वाले कौन होंगे? फीडबैक के अंदर जिस नेता का जनाधार है उसी के बंदे वहाँ होंगे, वही उनको फीडबैक देंगे। फीडबैक जिनको देंगे वो ऊपर भेजेंगे। तो अगर किसी खिलाड़ी को बनाना, उसको फीडबैक देने वाला तो कोई होगा नहीं। कार्यकर्ता को मैसेज पहुँचाएगा कौन कि भाई किसका नाम लेना है? मैं वही तो कर रहा हूँ ना, जिस नेता, तो सिफारिश पर्यवेक्षक के पास तो नहीं गई ना। कैप्चर तो उन्हीं लोगों ने करा ना जिनके पास जनाधार है, तो क्योंकि पैसा उनके पास है, जूत उनके पास है,
इन्फ्लुएंस उनके पास है, सब कुछ तो उनके पास है। तो फिर वही बनेंगे, तो फिर राजनीति बदली कैसे? फिर राहुल गांधी के 3 घंटे लगाने का फायदा क्या? चेहरा बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात तो वही ना, चेहरा बदल जाएगा ना। चेहरा बदल सकता है, ये मैं मानता हूँ कि चेहरा भाई जो पहले 55 साल से ऊपर का ही बन जाता था, अब वो 55 साल से नीचे रमेश की जगह रमेश का छोरा सुरेश बन जाएगा। हाँ, हम बनेंगे, मतलब ऐसे बनेंगे भाई, कुछ नहीं बदलने, कांग्रेस में कुछ नहीं बदलने वाला। हालांकि मैं ये पर्सनली हम ये मानते हैं, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरण किए हैं, तब से राहुल गांधी की साख जो है वो काफ़ी जमी है। और राहुल गांधी ने बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट दी है जो अपने टाइम से पहले और बाद में वो सच भी हुई है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो सही मायने में विपक्ष का रोल अकेले निभा रहे हैं, और जितना ऑनेस्टली वो सच बोल देते हैं, किसी राजनीतिक हस्ती की हिम्मत नहीं कि वो बोल सके। हालांकि इसका उनको निजी नुकसान भी होता है, उनको ट्रोल भी किया जाता है, पप्पू वाली जो धारणा है उसको भी ऐसा लेके आते हैं। उसके बावजूद भी राहुल गांधी अगर मैं ये कहूँ, अगर नरेंद्र मोदी, बीजेपी पार्टी, आरएसएस के बारे में अगर कोई भी एक व्यक्ति जो रीड सीधी करके बोल रहा है, बात कर रहा है, ही इज नन अदर देन राहुल गांधी। ये उस व्यक्ति की मैं देखो बड़ी बात मानता हूं। ये उस नेता की आप हिम्मत ही होती है भाई ऐसे बोलना। अभी पिछले दिनों गुजरात में जब ये कांग्रेस कमेटी का जो एक सम्मेलन हुआ था पीछे, तो उसमें राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये कहा था कि यहाँ इस कमरे में जो बैठे लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बड़े नेता कहलाते हैं, बड़े नेता कहलाते हैं, और अपना बूथ नहीं जीत सकते, और वो अपना बूथ नहीं जीत सकते, और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि अपने वर्कर, अपने नेता सामने बैठे हैं और नेता कह रहे हैं कि इन्हीं में से कुछ नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये कहना बहुत बड़ी बात होती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, खास करके जब आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आपके पास गांधी फैमिली की लीगेसी है, उसके बाद आप इतना रिस्क उठाते हैं क्योंकि आपकी पार्टी अस्त व्यस्त त्रस्त है, उसके बाद आप ये सब कुछ इतना कहने का साहस आसान नहीं है। वो व्यक्ति जिसने अपना पिताजी, अपनी दादी खोई है, वो भी देश के लिए खोई है, आसान नहीं है ये सब कुछ कर पाना। लेकिन जैसे ये जो राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ में आए हैं, प्रभारी भी साहब थे, बीके हरिप्रसाद, और भी कई नेता थे, तो उससे ये तो अब तय हो गया है कि कुछ जो नेता जो पहले वर्कर जो है, जो कांग्रेस का पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, उनको एक तो उम्मीद, एक तो होप अब जग गई है कि भाई वो 35 से 55 साल के बीच में जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। तो वो अपने जो जन्म प्रमाण पत्र है या 10वीं की जो मार्कशीट है, अब उसको देखना शुरू कर दिया है कि भाई कभी 55 से नीचे है कि ऊपर जा लिया 30 जून से पहले, क्योंकि 30 जून की डेडलाइन है कि भी जिलाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो अब कुछ ऐसे नेताओं के, युवा नेता जो है, हाँ, नई चेहरे उनको होप हो गई है कि भाई हम लोग जो है जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। अब वो देखते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के पास ही जाएंगे, ताकि फीडबैक तो कार्यकर्ताओं के पास से जाना है, या पर्यवेक्षकों के साथ वो, क्योंकि हरियाणा में तो फिर आज ऊपर लीक भी तो होते हैं ना चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, यहाँ पे तो पेपर लीक सबसे पहले होते हैं। तो अब पर्यवेक्षकों तक पर्ची जाएगी, नामों की नहीं जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें तो अभी देखने वाली बात है। इसमें हमें लेकिन इसमें ये है कि जो पुराने जो धुरंधर है, जो किसी और को जिलाध्यक्ष बनते देखना नहीं चाहते थे, चाहे वो कोई भी नेता हो, हालांकि कई बड़े नेता हैं जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं और पहले रहे हैं, उन्होंने तो किसी अपने खास बंदे को भी जिलाध्यक्ष बनने के लिए रिकमेंड नहीं किया कभी। तो अब उन नेताओं पे तो विराम लग गया है कि भाई वो 55 साल से ऊपर हो गए हैं, अब नए चेहरों को मौका मिलेगा, नए जिलाध्यक्ष बनेंगे। और हम तो उम्मीद भी यही करते हैं कि भाई बेशक अब जैसे सत्ता में बीजेपी है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए,
संगठन भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो संगठन से ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के खास मुद्दे में हमने बातचीत की हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। कल जो राहुल गांधी सबसे बड़े नेता कल चंडीगढ़ आए, 3 घंटे उन्होंने मुलाकात की और एक डेडलाइन दे दी है कि उससे पहले पार्टी का संगठन जो है वो तैयार हो जाएगा, जिला अध्यक्ष तैयार हो जाएंगे, उसके लिए नई जो है एक पॉलिसी बनाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, क्या कुछ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मजबूत होने से क्या कुछ हरियाणा का माहौल बदलेगा? क्या नए चेहरे देखने का मौका मिलेगा? क्या सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा? ये सब कुछ आपको हमें कमेंट करके बताना है। और वो कहते हैं ये जनता है, जनता सब जानती है। तो हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि कौन से ज़िले में कौन कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन सकता है, उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में या हमें यूट्यूब चैनल द हरियाणा टॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगला जो एपिसोड है वो आपके जो दिए गए सुझाव हैं उसके आधार पे कर सकें। नमस्कार। नमस्कार।